बज गया चुनावी बिगुल, आया वक्त यूपी बचाने का, अन्याय और अनीति के खातिर घमासान मचाने का। कुछ चिकनी चुपड़ी बातें करते दर दर नेता भटक रहे, पर आप मत भटकिए क्योंकि हम आपको सच्चाई दिखा रहे। नमस्कार, कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज यूपी के दंगल में बात करेंगे योगी आदित्यनाथ के बड़े टारगेट की। योगी आदित्यनाथ के टारगेट में अब हारी हुई 84 सीटें हैं, साथ ही करीब 150 बीजेपी विधायकों उम्मीदवारों का टिकट कटना तय माना जा रहा है। इसी के साथ आज चर्चा करेंगे कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव इमरान मसूद के बड़े बयान की, जिनके बयान से अब ये लग रहा है कि अब वो भी कांग्रेस छोड़ देंगे। तो यूपी के सियासी दंगल को समझाने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बीजेपी हारी हुई 84 सीटें को कैसे जीत सकती है? देखिए, ये जो 84 का आंकड़ा आया है और साथ में ये बताया जा रहा है कि 150 विधायकों की छुट्टी होने वाली है, वो अपने आप में एक बीजेपी के अंदर के कॉन्फिडेंस, योगी आदित्यनाथ के कॉन्फिडेंस और पार्टी के अंदर चल रहे घमासान की कहानी बता रहा है। करीब 1.5 महीने पहले जब इस तरह की खबरें आ रही थी कि योगी जी को बदला जा सकता है, ये वामपंथी मीडिया वो उस तरह का प्रोपेगेंडा रच रहे थे कि योगी और मोदी में कोल्ड वॉर चल रहा है, दिल्ली से किसी को भेजा जा रहा है, मुख्यमंत्री का बदलाव होने वाला है। 100 से ज़्यादा विधायकों ने पत्र लिख दिया है कि भाई योगी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी यूपी नहीं जीत सकती। और उसके बाद आरएसएस के बड़े बड़े अधिकारियों का दौरा लखनऊ होता है, मामला सेटल होता है। उसी दौरान हमने इसी यूपी के दंगल कार्यक्रम में मैंने कहा था कि ये तमाम लोग जो योगी जी के खिलाफ चिट्ठियां लिख रहे हैं, इनका पत्ता साफ होने वाला है, इनको टिकट नहीं मिलेगा जी। मतलब ये कि जो भारतीय जनता पार्टी जिस हिसाब से वहाँ पे अपने चुनाव की रणनीति बना रही है, उसका 2 पहलू है जिसे समझना अत्यंत आवश्यक है। पहला पहलू ये है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के चेहरे पे वोट मांगने जा रही है। प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, वो तमाम वो कैंपेन तो करेंगे, बहुत सारे केंद्रीय मंत्री, सेंट्रल लीडर्स वो यूपी जाकर के बाकायदा वो प्रचार प्रसार का काम तो करेंगे, लेकिन ये जो चेहरा किसका हो, जैसे हर जगह प्रधानमंत्री मोदी का चेहरा नजर आता है, तो ये बदलाव स्ट्रैटेजी में किया गया है यूपी के लिए। तो पहली बात ये कि योगी जी न सिर्फ बीजेपी के चेहरे हैं, बल्कि वो कमांडर इन चीफ हैं। वही तय करेंगे कि किसको टिकट मिलेगा, किसे टिकट नहीं मिलेगा, किसको कहां से लड़ाना है, किसको कहां से हटाना है, किसको कहां पे ट्रांसफ़र करना है। ये सारे फैसले योगी आदित्यनाथ लेने वाले हैं। ये बात हमने 1.5 महीने पहले इसी कार्यक्रम में मैंने कहा था जी। आज उसी खबर की पुष्टि हो रही है कि 150 के आसपास जो उम्मीदवार जो हैं वो बदले जाएंगे यूपी के अंदर। ये क्यों हो रहा है? पहली चीज़ ये कि वो तमाम लोग जो योगी आदित्यनाथ के लीडरशिप के ऊपर सवाल उठा रहे थे, उनको बाकायदा इस लिस्ट में शामिल कर दिया गया है कि इन्हें टिकट नहीं दिया जाएगा। मतलब ये वैसे लीडर्स जो पार्टी के अंदर रह के घून की तरह पार्टी को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, इनडिसिप्लिन, इसको इनडिसिप्लिन ही कहते हैं कि जब आप अपने ही लीडर के ऊपर सवाल खड़े करें। ये तो कोई कांग्रेस पार्टी है नहीं, और ना यूपी में किसी को नवजोत सिंह सिद्धू बनने दिया जा सकता है कि वो अपने ही मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश रचना शुरू कर दे। तो सारे लोग लाइन रास्ते पे आ गए। अब सवाल ये है कि भाई इसका चुनाव कैसे हो। तो मैं आपको बता दूं, कुछ दिन पहले दिल्ली में तमाम बीजेपी के जो एमपीज हैं, काफ़ी संख्या है यूपी के,
उन सब से ये कहा गया था कि आप अपने अपने इलाकों का एक वाइट पेपर पेश करें कि आपने अब तक क्या किया है, आपके इलाके में क्या क्या काम होना है, आपने क्या क्या मिस किया, क्या क्या नहीं कर पाए। तो यूपी को लेकर के एक मीटिंग हो रही थी जिसमें बड़े बड़े सारे लीडर थे, प्रधानमंत्री मोदी भी थे, अमित शाह भी थे, उसमें नड्डा जी भी थे, ये सारे लोग वहां मौजूद थे। और ये मीटिंग पहले तो खत्म हो गई, और मीटिंग खत्म होने के बाद, जो स्ट्रेटजिक मीटिंग होनी थी, उसके खत्म होने के बाद ये वाली मीटिंग थी कि हर सांसद को अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना था जेपी नड्डा के सामने और स्वतंत्र सिंह के सामने जी। अब देखिए किस तरीके से ये ऑर्गेनाइजेशन काम करता है। तो प्रधानमंत्री तो बिजी, वो निकल गए, लेकिन उनको किसी ने बताया कि ये मीटिंग खत्म हुई है और अब इसके बाद ये दूसरी मीटिंग शुरू हो रही है जिसमें सारे एमपीज को अपना अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। तो वो मीटिंग शुरू हुई तो अचानक से प्रधानमंत्री मोदी भी अपने हाथ में एक फाइल लेकर के उस मीटिंग में घुसते हैं जी। और वो कहते हैं कि भाई मुझे क्यों नहीं इन्फॉर्म किया गया। तो सारे लोगों ने कहा कि आप तो बिजी होंगे, तो हम लोगों ने बोले नहीं, मैं भी तो सांसद हूँ और ये भी मेरा रिपोर्ट कार्ड है, जैसे सारे लोग दे रहे हैं मैं रिपोर्ट कार्ड दे रहा हूँ, और जो कमियां रह गई हैं वो मुझे ज़रूर बताइए कि हम क्या नहीं कर पाए हैं। तभी तो रिव्यू मीटिंग का मतलब है। ये अपने आप में एक वर्क कल्चर है भारतीय जनता पार्टी के अंदर की, और ये वो तमाम उन लीडर्स, ये जो एमएलएज जो बीच में बवाल काटने का काम, चिट्ठी लिखने का काम, योगी जी के नेतृत्व के ऊपर सवाल उठाने का काम ये लोग जो करते हैं, उनको भी ये बात समझ में आ गया कि ये मसला बहुत ही ज़्यादा। अब उन एमपीज ने जो रिपोर्ट्स दी हैं, हर एमपी के साथ 7 एमएलए हैं जी। एक कंस्टिट्यूंसी में, ये एक रिपोर्ट कार्ड अलग पहले से निशानदेही हो चुकी थी। जी। आरएसएस के लोग गए थे, सबसे पूछा गया कि बताइए क्या दिक्कत है योगी आदित्यनाथ में, तो कई सारे लोग कई सारी बातें कहते गए और सबका नाम नोट होता गया। तो ये जो 150 की जो लिस्ट बनी है उसमें कुछ नॉन परफॉर्मर्स हैं जिनके खिलाफ वहाँ पे जनता नाराज़ है, जिनके कामकाज से, जो वक्त नहीं दे पाए, जो काम नहीं कर पाए, जिनका बर्ताव उस तरीके से नहीं रहा जो एक पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव का होना चाहिए, तो वो भी लिस्ट में शामिल हो गए। तो 100 तो उस तरह के लोग थे जो योगी जी के खिलाफ जी। बवाल काटने में लगे हुए थे, और 50 के आसपास नॉन परफॉर्मर। इन लोगों की लिस्ट तैयार हो गई है, इसका फाइनलाइज होना बाकी है। 150 लोग, उनको बाकायदा बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा, उनको फिर से टिकट नहीं दिया जाएगा। जी, योगी सरकार में एक चीज़ बहुत सोच समझ के फैसला लिया जाता है। यदि किसी को टिकट देना है, कब देना है, कहाँ से देना है, किसे देना है, ये बहुत सोच समझ के योगी सरकार ये सारा बहुत ही, देखिए जब आपके पास संगठन ग्राउंड लेवल तक हो, ये कॉन्फिडेंस, आप 150 के आसपास अपने एमएलए को टिकट नहीं देने का फैसला करते हैं, मतलब ये 50% लोगों का पत्ता कट रहा है। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि पार्टी कितनी कॉन्फिडेंट है कि हम किसी के चेहरे के ऊपर किसी सीट को जीतने के लिए हम आश्रित नहीं हैं। हमारे पास संगठन है, हमारे पास कार्यकर्ता है, हमारे पास लोग हैं ग्राउंड में काम करने वाले, सारा व्यवस्था हमारा जो है वो चाक चौबंद बिल्कुल टाइट है, और इसलिए हम जिसे भी खड़ा कर देंगे उसके परफॉर्मेंस और पुराने वाले एमएलए के परफॉर्मेंस में कोई फर्क नहीं होगा। और इसलिए ये जो दूसरी खबर जो आपने दी कि 84 ऐसी सीटें जिसमें पिछली बार भारतीय जनता पार्टी जीत नहीं पाई थी, योगी जी ने कहा कि हम उसको टारगेट करेंगे। मतलब ये कि जितना जीते ये तो अपने आप में है, लेकिन ये जो 84 सीटें हैं इसको कैसे हम वापस जीत सकते हैं उसकी योजना बन रही है। अगर भारत के राजनीति, उसके चुनाव के आंकड़े और एक जो मापदंड है उसको अगर हम जोड़ के अगर देखें कि अगर बहुत ज़्यादा एंटी इनकम्बेंसी नहीं है सरकार के खिलाफ, लोग अगर मुख्यमंत्री से बहुत ही ज़्यादा नाराज़ नहीं हैं,
तो इन नॉर्मल सर्कमस्टांसेस ये 30% के आसपास जो एमएलएज जो जीते हुए होते हैं जी। वो अपनी सीटें लूज करते हैं। मतलब 300 अगर एमएलएज भारतीय जनता पार्टी के पास है तो 100 सीटें जो है आप एक तरह से उस मापदंड पे अगर लेते हैं कि कहीं कुछ नहीं है तो वो फिर भी वो लूज करेंगे। वो इसलिए क्योंकि ये जो ग्रीवांसेस होता है वो लोकल एमएलए के खिलाफ होता है। कह रहे वो ठीक आदमी नहीं है, वो वक्त नहीं देता है, हमने वो काम कराने के लिए दिया था वो काम नहीं करता है, वो तो लखनऊ में ही बैठा हुआ रहता है। वो दैट काइंड ऑफ वो नाराज़गी जो है उस नेता उस एमएलए पर से होता है। ऐसा नहीं कि सरकार के खिलाफ। ये भारतीय जनता पार्टी बोले भाई सरकार तो बढ़िया चल रही है लेकिन ये जो एमएलए है अपना वो किसी काम का नहीं है। तो वो 30% को कैसे मेकअप किया जाए, तो ये स्ट्रेटजी, ये 84 सीटें जो पिछली बार ये लोग हारे थे उसके ऊपर कंसंट्रेट किया गया है। ये तैयारी इस बात का सबूत है कि भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सांगठनिक तौर पे इतना बुलंद महसूस कर रही है कि चाहे कुछ भी हो जाए हम 45 से 50% वोट लाने में सक्सेसफुल रहेंगे। और यही कॉन्फिडेंस योगी जी को इतने बड़े बड़े फैसले, 150 के आसपास एमएलए की छुट्टी और नए 84 सीटों के ऊपर नए उम्मीदवार देकर के चुनाव जीतने की रणनीति बनाने के लिए वो हिम्मत दे रहा है। जी बिल्कुल, बीजेपी के इस अहम फैसले को आपने बहुत अच्छे से समझाया। सर, आज एक और खबर आई कि कांग्रेस के इमरान मसूद ने एक बयान दिया है और कहा है कि बीजेपी को कोई हरा सकती है तो वो है सपा। तो क्या ये माना जाए कि इमरान मसूद सपा ज्वाइन करने वाले हैं? देखिए, वो बात बहुत ही साफ है जी। इमरान मसूद के छोटे भाई वो ऑलरेडी आरएलडी ज्वाइन कर चुके हैं। वेस्टर्न यूपी में इन लोगों का दबदबा है और ये समाजवादी पार्टी के साथ अखिलेश यादव की तारीफ में कसीदे पढ़ रहे हैं। अब एक संकेत तो बिल्कुल साफ है जो पॉलिटिकल सर्कल्स में बातचीत चल रही है कि आरएलडी का समाजवादी पार्टी के साथ कुछ गठबंधन होने वाला है, तो दोनों भाई चुनाव लड़ेंगे। एक समाजवादी पार्टी से एक किसी कंस्टिट्यूंसी में लड़ेगा तो आरएलडी से कोई दूसरे कंस्टिट्यूंसी में लड़ेगा। लेकिन ये इमरान मसूद है कौन? ये जो प्रियंका वाड्रा है या राहुल गांधी है, इनकी हैबिट हो गई है कि हर जगह भस्मासुर क्रिएट करने का। अभी देखिए पंजाब में इन्होंने क्रिएट किया, क्या बवाल मचा हुआ है। भाई क्यों आपने रखा सिद्धू को? बस इसलिए कि वो मोदी के खिलाफ लंबी लंबी भाषण दे सकता है। और ये इमरान मसूद तो कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव है जी। क्यों बनाया भाई आपने? ये इमरान मसूद वही है जिसने चुनाव से पहले प्रधानमंत्री मोदी के बारे में कहा था कि इसकी तो मैं बोटी बोटी काट दूंगा। ये इस तरह का लीडर है जो ये कह रहा है कि मोदी के तो बोटी बोटी मैं काट के फेंक दूंगा। और मोदी के खिलाफ इस तरह की भाषा, इस तरह का भाषण देने का इनाम राहुल गांधी ने उसे क्या दिया? उसे महासचिव बना दिया। तो मोदी जी का तो बोटी बोटी नहीं कर सका। कांग्रेस पार्टी का बोटी बोटी जो है वो करने में वो अब तुला हुआ है। और ऐसे वक्त पे जब सीधे सीधे प्रियंका वाड्रा की साख दांव पे लगी हुई है, अगर कांग्रेस पार्टी यूपी इलेक्शन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाती है तो ये जो बहुत सारे लोग जो लुटियन दिल्ली में बैठ करके जो सपना संजोगते रहते हैं कि राहुल से तो नहीं हो पाएगा, लेकिन प्रियंका वाड्रा में कुछ एक्स फैक्टर है। उसकी नाक लंबी है तो हेयर वैसी है, कलर ऐसी है, इंदिरा गांधी की तरह दिखती है। ये जो फैंटेसाइज करने वाले जो पत्रकार हैं बूढ़े बूढ़े, इन लोगों को सदमा लग जाएगा क्योंकि ये यूपी चुनाव प्रियंका वाड्रा के राजनीतिक सफर के लिए ये वाटरलू का मैदान साबित होने वाला है। कांग्रेस पार्टी का नॉन परफॉर्मेंस प्रियंका वाड्रा के फ्यूचर राजनीति के लिए
कई सारे दरवाज़ों को बंद कर देगा। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि जानबूझ के सोनिया गांधी, चूँकि वो पुत्र मोह में इतनी ज़्यादा परेशान रहती हैं कि उन्होंने प्रियंका वाड्रा को राहुल गांधी के रास्ते से हटाने के लिए ही उसे यूपी भेजा है। अब दिक्कत क्या है कि वहाँ न प्रियंका वाड्रा टाइम दे पाती हैं, न वहाँ संगठन का कुछ हो रहा है। अजय कुमार लल्लू जैसे आदमी को आपने वहाँ पे अध्यक्ष बना दिया है। प्रियंका वाड्रा, आज मैं सवेरे सवेरे तस्वीरें देख रहा था कि प्रियंका वाड्रा लखनऊ के कांग्रेस ऑफिस में वो वहाँ अंदर बैठी हुई हैं, कुछ लोगों से बातचीत हो रही है और पूरे दफ्तर में सन्नाटा छाया हुआ है। जब मैं कह रहा हूं कि कुछ लोग से मुलाकात कर रही है तो वो कुछ लोग ही थे वहां पे, मुश्किल के 10-12 लोग। ये स्थिति अपने आप में इस बात का संकेत है कि कांग्रेस पार्टी चुनाव से पहले ही सब कुछ अपना लूज कर चुकी है। प्रियंका वाड्रा की साख जमीन में मिल चुकी है और इसका असर सबसे पहले कौन किसके ऊपर नजर आएगा, कौन इसका भुक्तभोगी होगा? वही होंगे जो कांग्रेस पार्टी में है, वही होंगे जो खुद को अब एमएलए के रूप में देखना चाहते हैं। अब उनको समझ में आ रहा है कि भाई इनके चक्कर में रहेंगे तो हम तो अपने सीट भी हम जीत नहीं पाएंगे, हमें वोट नहीं मिलेगा। और इसीलिए इमरान मसूद ने बाकायदा रिपोर्टर को बुला करके इंटरव्यू वो देते हैं और उनसे सीधा सीधा ये सवाल पूछवाया जाता है कि ये सवाल हमसे पूछ लेना भाई कि भाई क्या कांग्रेस पार्टी योगी सरकार को हराने में कामयाब हो सकती है। उसने साफ साफ कहा कि भाई अगर आज की तारीख में बीजेपी की सरकार को कोई चुनौती दे सकता है तो वो समाजवादी पार्टी है, अखिलेश यादव है। मतलब ये प्रियंका वाड्रा, इसका मतलब तो लखनऊ में खामखा वो झुंझुना बजा रही है। आपका महासचिव, मतलब ये समझिए कि कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा लीडर उत्तर प्रदेश का, वो ये कह रहा है कि प्रियंका वाड्रा से कुछ नहीं होने वाला, जो कुछ करेगा वो अखिलेश यादव करेगा। इसका मतलब साफ है कि अखिलेश यादव से उसकी बातचीत हो गई है जी। और ताकि कोई कंफ्यूजन ना रहे मुसलमानों के बीच या वोट बैंक के अंदर जो योगी को हराना चाहते हैं, उनकी सारी कंफ्यूजन खत्म हो जाए, इसको अभी समाजवादी पार्टी में शामिल नहीं करके कांग्रेस में रखकर कांग्रेस की बुराई, कांग्रेस के खिलाफ बयान वो दिलवाया गया है। यही राजनीति का खेल है। मतलब ये कि पंजाब में भस्मासुर से लड़ते लड़ते एक भस्मासुर आपने यूपी में भी क्रिएट कर दिया। और मैं इसलिए कह रहा हूँ भस्मासुर क्योंकि राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, सोनिया गांधी, ये लोग मोदी की घृणा में इतने अंधे हो चुके हैं कि इन्हें राजनीति करना भी नहीं आता। जिस व्यक्ति ने देश के किसी भी बड़े लीडर के खिलाफ इस तरह के बयान दिए हो कि हम बोटी बोटी कर देंगे, उसको तो पार्टी से आपको उसी दिन निकाल देना चाहिए था। उससे राहुल गांधी की भी साख बढ़ती, कांग्रेस पार्टी की भी साख बढ़ती। लेकिन आप घृणा में इतने अंधे हो चुके हो कि आपको सही गलत का फर्क मालूम नहीं। जो गलत करता है कांग्रेस पार्टी में उसे इनाम दिया जाता है। यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में जमीन दो हो चुकी है। बिल्कुल, और यही इमरान मसूद हैं जो पहले सपा को गाली देते थे और आज तारीफ कर रहे हैं। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया सर बातचीत। धन्यवाद। तो वाकई यूपी के इस दंगल को समझना काफी मुश्किल है। कब कौन किस पार्टी का हो जाए, कब कौन पल भर में पार्टी छोड़ दे, कहा जा नहीं सकता। पर इस दंगल को समझने और समझाने के लिए हम हर रोज आपके सामने हाजिर होते हैं और करवाते हैं आपको रूबरू यूपी के दंगल से जुड़ी हर बड़ी खबरों का। तो विधानसभा चुनावी मिशन 2022 के रणनीति को जानने के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी का खास शो यूपी का दंगल और हमारे उत्तर प्रदेश के चैनल कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश को जरूर सब्सक्राइब करें। नमस्कार।